हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम आपके लाए हैं उर्दू का मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन, उर्दू का मुख्तसर और तवील सवाल। तो आप लोग बहुत बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सॉरी रो तो नहीं रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर उर्दू उर्दू जल्दी से उर्दू करा दीजिए। मैंने उर्दू का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है और 2 नंबर का भी सवाल करवा दिया है, वीडियो देख लीजिएगा। और फिर ये वीडियो में आपके लिए मैं इंपोर्टेंट सवाल दिया हूँ जो कि 3 नंबर में सवाल पूछा है, 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में 5 नंबर का ही सवाल ज़्यादा करके मिलेगा आपको। इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो छप जाए पेपर में, ठीक है ना। छप जाए तो यार दिल की मुरादें पूरी हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अपने हिसाब से मैंने गेस कर दिया अंदाज किससे कि ये शायद एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। और कुछ ऐसे सवाल है जो येलो जोन में है, मतलब आप पढ़ लीजिए कि वो आ जाए तो क्या बड़ी बात हो सकती है। तो हम आज मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा सवाल है, मेरे ख्याल से 20 से 25 सवाल होगा, ज़्यादा लग रहा है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगर आपको लॉन्ग सवाल ही पढ़ना है, पाँच नंबर का 3 सवाल, ये 3, हाँ मतलब 15 नंबर का आता है लॉन्ग सवाल। उसमें से एक आध वाहिद जमा देता है तो फिर आपको 10 नंबर का बनाना पड़ेगा। अगर आप 10 नंबर हासिल करना चाहते हो तो हर एक सवाल आपके लिए कीमती होता है। तो हम यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। और आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बस देखेंगे तो जहन में बातें आ जाएगी। और ये देखिए सवाल यहाँ पे, सबसे पहला सवाल मैं समझा दूंगा सवाल को, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सवाल सबसे पहले, हम हमद मनकबत और नात में क्या फ़र्क है, हमद मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। देखिए तो इसका जो फ़र्क है यहाँ पे वाजे कर देना, फ़र्क है जो फ़र्क है ना इसका वाजे करना है यहाँ पे। देखिए सवाल बोलता है तो जो फ़र्क है, देखिए अब यहाँ पे ना हमद मनकबत कसीदे, 2-3 चीज़ दे दिया, तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंशन कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जानते हैं हमद उर्दू शायरी में हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है ना। और यहाँ पे बड़ा तरह लिख सकते हैं कि उर्दू के तकरीबन तमाम शोरा ने हमद लिखे हैं, तो हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मनकबत जानते हैं कि उर्दू शायरी में इस नज़म को कहते हैं, या मनकबत उस नज़म को कहते हैं जिसमें क्या होता है, बुजुर्गान दीन और औलियाए हजरात या औलियाए कराम की तौसीफ़, तारीफ़ व तौसीफ़ किया जाता है। औलिया कराम या बुजुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे समझे मनकबत कहते हैं। और ये मनकबत क्यों पढ़ते हैं भाई, अकीदत का इजहार करते हैं ना, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, वही बोला, और उनसे अकीदत का इजहार क्या आता है। मनकबत भी नज़म की एक किस्म है। उर्दू शायरी में मनकबत का काफ़ी सरमाया है, मतलब काफ़ी चर्चा है। देखे होंगे मनकबत में बहुत लोग, जैसे कि औलिया कराम बुजुर्गान दीन की जो तारीफ़ करते हैं तो उनको मनकबत कहते हैं। तो देखो अगर आपको 1-2 लाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको आप छाट सकते हो, ठीक है ना। और चूँकि 3 हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, डेफिनेशन तो बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मनकबत भी आ गया, तो नज़म उस नज़म को कहते हैं जिसमें कसीदा है, कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शायर की हुक्मरां या बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ कहते हैं ना। मतलब किसी भी शायर हो गया या किसी भी आम लोग की भी तारीफ़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, कसीदा बोलेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपको बताना, किसी बादशाह या हुक्मरान की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कहती है, उसे कसीदा कहते हैं। शायर क्यों करते हैं भाई तारीफ़ व तौसीफ़, ताकि बादशाह के जितना ज़्यादा तारीफ़ की पौल बांधेंगे ना, उतना हमको सारे एकदम दादो तस्कीन से नवाजा जाएगा, मतलब ज़्यादा इमदाद होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, है ना। इनाम इकराम की लालच में अक्सर शेर व शायरी में क्या होता है जी, जैसे बादशाह के पास जाना है, तारीफ़ करना है, तो बादशाह को जितना ज़्यादा तारीफ़ कीजिए, बड़ा चढ़ा करके, बादशाह खुश होगा और आपको एकदम इनाम इकराम से नवाजेगा। लो इसको दो बिरबल, इसको दो, दान किया जाए इतना रुपया, है ना। तो ये हो गया। अगर इसमें और जोड़ देगा नात के बारे में, तो नात के बारे में लिख दीजिएगा। एक सवाल ये मैंने ले लिया है, ये देखिए 5 नंबर का सवाल है या तो 3 नंबर का। तो देखिए अगर आप सिर्फ हमद नात का सिर्फ डिफिनेशन लिख दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा 3 नंबर या 5 नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर लिखने के लिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए बढ़ा चढ़ा क्या है, हम जानते हैं हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ तौसीफ़ बयान किया जाते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पे बताना, शायर का मकसद होता है कि अजर सवाब कमाना। जो शायर हमद लिखता है, क्यों लिखता है हमद, लालच में नहीं लिखता हमद। शायर चाहता है कि हम अजर सवाब करें, मतलब हमको सवाब मिले, और खुदा से अकीदत का इजहार करते हैं, अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमदे में तो यही होता ना कि खुदा की बारगाह में अकीदत का इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, ताकि हमको सवाब, अजर सवाब ज़्यादा मिले, वही बोला गया। अच्छा नात पढ़ते जी, तो इस नज़म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। शायर इसमें भी जो है अजर सवाब की ही नीयत से करता है कि हमको सवाब मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ क्यों करते हैं, है ना, ताकि जो है हमको भी सवाब मिले। और हुजूर से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है कि हम जितना नात पढ़ लें। नात में क्या होता है,
नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तारीफ करते हैं, बेपनाह मोहब्बत के इजहार किया जाता है। और फिर बोला गया दोनों, अब यहाँ पे बोल दे दोनों की तारीफ में ये फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि हमदे खुदा की तारीफ की जाती है और जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, तो दोनों का मकसद मतलब पूरा हो गया। तो देखो ये मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखने का तरीका कुछ नहीं है, आपको 5 नंबर लेना है। अगर ये सवाल 5 नंबर में आ गया तो एक बार सवाल 5 नंबर में पूछा था ये वाला, तो 5 नंबर कैसे मिलेगा? अगर आप एक एक लाइन सिर्फ डिफिनेशन लिख दे तो 5 नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा ना, तो आप अपना कॉपी में देखिए कितना वर्ड आएगा। अगर एक लाइन में आप लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 12 लाइन लिखिएगा, या 10 या 12 वर्ड या 15 वर्ड तो आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल आप लोग की तरफ से बनता है, सर अगर उर्दू को हम एक एक लाइन छोड़ के लिखे तो क्या नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ग्रीन जोन में नहीं, अभी सब येलो जोन में है, ठीक है, ये सब येलो जोन में है। मतलब ये नहीं कि मतलब कंफर्म आ ही जाएगा, मतलब चांसेस के हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्रीन और येलो 2 जोन बनाया है। देखिए ये भी है सवाल, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो इसको भी पढ़ लीजिए, सवाल पूछता है और पूछ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर सवाल में। देखिए, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि सियासत से काफ़ी दिलचस्पी था उनको, पॉलिटिक्स से बहुत मतलब ज़्यादा दिलचस्पी था, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट ज़्यादा था राजनीतिक में। उस वक्त तहरीक आज़ादी जोर शोर से था, जो तहरीक आज़ादी चल रहा था 1942 में, जब क्रांति चल रहा था जोर शोर से चल रही थी, है ना। रुकैया भाभी के शौहर की कई सियासी मुकदमे पर चल रहे थे, उन पे कई सियासी मुकदमा राजनीतिक मामला चल रहा था, है ना। किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई, किसी मुकदमा में 4 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 साल बाद जब रिहाई मिली तो पता चला कि अब दूसरे मुकदमा में भी उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई है। तो इसीलिए जो है यही वजह है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। समझ में आया? तो रुकैया भाभी के जो शौहर है उनको क्या सियासत से ज़्यादा लगाव था, सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी था, ठीक है ना। तो और उन दिनों जो है क्या तहरीक आज़ादी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी, तो उसी दरमियान जो है उसके शौहर पे कई सियासी मुकदमे दायर थे, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था ना भाई, ये भारत आज़ाद थोड़ी था, अंग्रेजों का दौर था उस समय, तो कई सियासी मुकदमे उस पर दर्ज थे। तो कभी 2 साल की सज़ा हो जाता, कभी 3 साल की सज़ा हो जाता था। तो अगर 2 साल की सज़ा के लिए गया जेल, फिर जेल से छूटा, फिर पता चला फिर सज़ा हो गई 3 साल के लिए, फिर दूसरा सज़ा काटने के लिए 3 साल के चला गया। इसी दरमियान जो मतलब रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। समझ में आ गया? कहानी बनाना तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे कहानी। अब आपको बोल देंगे यार रुकैया भाभी के बारे में ऐसा सुना देंगे तो आराम से लिख दीजिएगा कि नहीं, बस आपको लिखना आना चाहिए। हाँ, उर्दू लिखिएगा सही से, ज़बर ज़ेर देख दाग के। रुकैया भाभी किसी लड़की की तालीम का खर्च खुद किस लड़की की तालीम की खर्च खुद बर्दाश्त करते थे। देखिए, रुकैया भाभी की शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। और क्यों भाई? तो क्योंकि वो शिम्मी जो बहुत गरीब लड़की थी, पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा था। अक्सर देखते हैं गरीब बच्चा को पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा होता है जी, तो उनको ही पढ़ने का बहुत शौक था। शौक मतलब वही शौक होता है पढ़ने का बहुत शौक था, शौक भी होता है, शौक भी होता है, बहुत ज़्यादा था। लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उनकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसा होता अक्सर व बेशतर हमारे मुआशरा में, हमारे आए दिनचर्या में, मामला मुआशरा में देखा जाता है कि जिस ख़ानदान के बच्चे जो है गरीब होते हैं तो उनको ना जहन, अल्लाह ताला उनको जहन भी बहुत ज़्यादा खूब अता करता है, ठीक है ना। लेकिन वो मजबूर हो जाता है कि उसके घर वाले या उनके वालिदैन के पास पैसा ना हो कि वो पढ़ा पाए सही से। लेकिन अगर कोई उसका सपोर्ट करता तो माशाल्लाह वो बहुत उरूज पे चल जाते हैं। यहाँ पे उन्हीं के बारे में बताया कि रुकैया भाभी जो है शिम्मी नाम के लड़के की खुद तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिदैन जो है उनका खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, मतलब खर्च उठा नहीं पाते थे, गरीब थे वो, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तो तालीम का खर्च नहीं उठा पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी का कॉलेज, अब बोला इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने शिम्मी की तालीम का खर्च अपनी जिम्मेदारी लिया और दूसरे हाजतमंदों की भी मदद कर। अब इसमें और एक लाइन जोड़ देते लंबा हो जाए, लाइन जोड़ने का मतलब कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, समझ में आया ना। चलो देखो जी, सवाल देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन होगा, सॉरी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, माफ़ कीजिएगा जी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। मतलब तदरीसी मतलब हुआ पढ़ाई लिखाई के टाइम में उनका कैसा चल रहा था, क्या हुआ था उसके बारे में। तदरीसी मतलब पढ़ाई लिखाई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे, ठीक है। उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स दिया। अच्छा, तदरीसी मतलब समझिए वाला ये एजुकेशन देना, पढ़ाने का मामला, हाँ पढ़ाने का मामला।
मतलब टीचिंग का, या कुछ किसी को सलाह करना, टीचिंग करना, वो हो गया तदरीसी सरगर्मी। मतलब उन्होंने अपने कैरियर में किसी को पढ़ाया भी है, वही बोला दर्स दिया, मतलब पढ़ाया। तो नफ्सियात के प्रोफेसर रहे थे, मतलब पढ़ाने का काम उनका। तो उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स दिया, मतलब नफ्सियात के लेक्चर थे तो नफ्सियात के पढ़ाई पढ़ाते थे। उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में उनकी एक शनाख्त थी, मतलब मुल्क भर के लोग उनसे आके पढ़ा करते थे, है ना, मोहसिन से। और सबसे पहले वो 1938 में पटना कॉलेज के शोभा फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चरर हुए। शोभा फलसफा में फलसफा जो होता ना, तो उसमें जो है आरजी तौर पर लेक्चरर हुए, लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। 1953 में सदर शोभा नफ्सियात हुए, सदर शोभा, है ना। और 1946 में अपनी मुलाजमत का सुबकदोश हो गया, मतलब फिर रिटायरमेंट कर गए। तो ये तीनों जो डेट है यहाँ पे, तारीख है, वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तारीख को इस सवाल के जवाब में ऐड करते हो तो मेरे ख्याल से आपको नंबर कटाक्ष नहीं करेगा जी, है ना, नंबर आपको मिल जाएगा जी। आगे देखिए, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो देखिए 5 जुमले तो यहाँ पे लिखा दिया हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। महमूद के डॉक्टर महमूद, हाँ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जेर निसाब अफसाना। जब भी बोले इसके किरदार पर रोशनी कीजिए तो पहले बताइएगा कि वो अफसाना किस अफसाना से है और उसके लिखने वाले कौन है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। ये बोला गया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जेर निसाब अफसाना प्रार में महमूद मरकजी किरदार है, ठीक है। महमूद के बारे में बताना कि महमूद 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो गया। तो देखिए 10 ही साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और चंद साल बाद फिर उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। अक्सर बच्चे ऐसे ही होते हैं ना कि जिनके बच्चे में माँ या बाप, वालिद या वालिदा इंतकाल कर जाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे चल के पता नहीं उनका फ्यूचर जब बहुत ब्राइट, अक्सर जो लोग चमके हैं देखिएगा उनका बैकग्राउंड तो पता चले उनके वालिद साहब वालिदा साहब बहुत पहले ही फौत कर चुके हैं। तो ये पता नहीं अल्लाह ताला की खूबी है ये। चुनांचे किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पर पहुंचा दिया। अब किस्मत, माँ भी इंतकाल, बाप भी इंतकाल, कहाँ चल गया, मामू के घर। अब मामू के घर एक ही तो सहारा बचता, मामू भगना, है ना। धी धमाद न भगना, कैसे बोलता है जी, धी धमाग न भगना कभी ना होगा अपना, ऐसे बोलता है। मामू लोग बहुत ज़्यादा भगना पे मारता है ऐसे ताना कि धी धमाग न भगना कभी ना होगा अपना। तो खैर वो, लेकिन जिसका मामू भगना रिलेशन बना रहा था तो अच्छा करता है, बनाता है। तो ही बोला गया कि दस्त तंग मामू के घर पहुंच गया। अब मुसाइब और दुश्वारियों का आगाज़ हो गया। अब जाहिर सी बात, जिसका माँ बाप ना रहे, जितनों अच्छे से अच्छे आप उसको सेवा कर ले, सब कुछ मिल जाए, लेकिन कमियां तो रहेगी रहेंगी। तो मसाइब मतलब मुसीबतें आई, दुश्वारियाँ आई, आगाज़ हो गया। नामुआफिक हालत ने जितना ठोकर लगा उस कदर उसका तजुर्बा और बढ़ता गया। अक्सर जब किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो जब किसी तो उसको ना पता चलता है कि ये पैसा की क्या अहमियत है ना। जब कोई गुर्बत में रहता है तो उसको 10 रुपया की भी अहमियत पता है कि क्या होता है। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया कुछ नहीं उसके लिए, है ना। तो यही बोला गया, ठोकर लगा, सीखते गया, आगे सीखते गया। कम उम्र में ही महमूद ने मुस्तकिल मिजाज और आज़म की पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया। मतलब बहुत कम उम्र में उन्होंने जहन, सोच और फिक्र का एकदम अच्छा माहिर बन गया। आला तालीम के लिए दौरान वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने लगा, जहां उसके जहन में चोर दरवाजे से रोमानियाँ दाखिल होने लगी। और अक्सर कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में अक्सर पढ़ाई नहीं होता है, तो यूनिवर्सिटी में, अभी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में बहुत कम पढ़ाई होती है, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ चलता है। यानी कि हो सकता है कि लड़का या तो वहाँ से संवर के निकल जाए या तो बिगड़ के निकल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे बोला जाए तो नफ्सियाती चीज़ बहुत ही ज़्यादा कुछ होता है। मतलब नफ्सियात मतलब समझिए गर्ल्स बॉयज़ टाइप का जो मामला जो है बहुत ज़्यादा आम रहता है, राइज रहता है वहाँ। तो जो वहाँ से बच के निकल जाता है बेसिकली वो बहुत आगे चलता है। तो इनके साथ भी चोर दिमागी से रोमानियाँ दाखिल होने लगे। मतलब जो कुफरियात वो सब बातें है ना कि ये वहाँ यहाँ, मतलब उल्टा पुल्टा बात, ठीक है ना। उनका दोस्त रहता है तो वो थोड़ा करता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की तालीम से फारिग हुआ जैसे भी करके, है ना। और महमूद ने मुकाबला ज़ाती इम्तिहान पास किया और क्या, डिप्टी कलेक्टर बन गया। सोचो भाई, डिप्टी कलेक्टर बन गया, है ना। तो इन सभी को पढ़ करके हमारे अंदर जो ज्वाला जगता है ना, वो मत पूछो। तो हर अभी इस सब से सीखने का मौका मिलता है कि हमको ना एक बहाना जो ढूंढते हैं ना, कि नहीं इसका तो माँ ही बाप बच्चे में चला गया तो क्या होगा। लेकिन देखो यार, लेकिन एक सहारा अगर मिल जाता है ना तो बहुत उरुज चल जाता है। कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। जो पीला जोन में है पढ़ लीजिए, अगर आ गया तो छाप दीजिएगा, लेकिन अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने गेस किया, बहुत सारा क्वेश्चन में मैंने छाट के निकाला है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगा हमको इसको करने में। कमर जहाँ की पैदाइश 18 से 1951 में समस्तीपुर जिला में वो पढ़ते हैं। मरदम खेस गांव
क्या है, बुजुर्ग दवार में, ये गांव का नाम है जी, हुई, इसलिए उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए, मतलब जहां वो पैदा हुए हुई आबाई वतन हो जाता है। सैयद, उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक, जो क्या था ऑब्जेक्टिव में, उनका खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा उस गांव में, ज़्यादा पढ़ा लिखा गांव उनका खानदान था। घर के तमाम अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे, सारे अफराद, सारे लोग है ना, सारे सदस्य मतलब शिक्षा से, इल्म अदब मतलब शिक्षा से, संस्कृति से जो है मोहब्बत रखते थे, शिक्षा इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई है ना, और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया है ना। और क्या, तालिब इल्म के ज़माने से ही वो उर्दू अदब से फितरी निगार थे, फितरी लगाव था, इसलिए 1966 से वो अफसाने लिखना शुरू कर दे। भाई साहब 1966 से, देखो जी 1966 से पैदाइश कब हुआ थे, 1951 में पैदाइश हुआ था और 1966 में ही जो अफसाना लिखना शुरू कर दिया। सोचो आजकल के बच्चा कितना साल हुआ भाई, बता दो जरा। 1951 ना, मतलब देखो तो 5, ओ भाई साहब 15 साल में तो बच्चा को ना, मतलब अभी तो मैट्रिक क्लास का बच्चा तो 15-16 साल हो ही जाता है जी अप्रोक्स, मतलब मिनिमम 15-16 साल तो सबको हो जाता है। उसको सही करने नहीं आता यार, एक सेंटेंस सही पढ़ने नहीं आता, सही एक जुमला बनाने सही नहीं आता है, दही खट्टा तो दही खट्टी मार देता है, और ये अफसाना लिख रही है। सोचो तो असर कहाँ से पड़ा, खानदान का असर पड़ा, ठीक है ना। तो आप मतलब अपने आप को इमोशनल मत हो जाओ कि मेरा खानदान खराब था, आप अपना बुनियादी सही कर लो। अब से आपकी जो नस्ल चलेगी ना आगे, उसको मजबूत, मतलब आप मजबूत बन जाओ। आपके पीछे क्या था, आपका खानदान क्या था, अभी से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आपका खानदान क्या था, कितना पीछे था, उससे मतलब नहीं, लेकिन अब आप ये अज़म करो, इरादा करो कि अब हमें अपना मतलब इस तरह से माहौल हमको तैयार करना है, तालीम अदब का माहौल तैयार करना है, इल्म अदब का ना, कि हमारे घर में शिक्षा हो, पढ़ाई लिखाई हो हमसे आपसे, ताकि आने वाली जो नस्ल, जो आपसे आने वाली नस्ल है, जो हमसे आने वाली नस्ल है, वो जो है कुछ राह पे आ जाए। नहीं तो वो भी आपके जैसा ताना मारेंगे आपको, जैसे आप अपने माँ बाप को ताना मारते होंगे, क्या मेरा कौन सा खानदान में पैदा हो, काश हम भी इसके घर में पैदा हो गए होते, है ना जी। देखो यार 15 साल में अफसाना लिख रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे सबके साथ है, लेकिन अब अज़म करना है कि हमारे से जो नस्ल आएगी एकदम पढ़ लिख के एकदम माहिर बनाना है उसको भाई, है ना। देखो क्या तरीका रहा होगा, सोचो है 15 साल की उम्र में अफसाना लिखना, अफसाना मतलब कहानी भाई, बोल रहे एक जुमला सही से बच्चा को लिखने आता नहीं आता, 10 क्लास के बच्चा कभी तक सही से, मतलब मिनिमम ज़्यादा करके बच्चा बोले, मिनिमम उर्दू में ज़्यादा करके बच्चा को उर्दू में सही जुमला बनाना नहीं आता है। और यहाँ देखिए अफसाना लिखा रहा, कहानी लिखा रहा 15 साल की उम्र में, क्या दिलचस्पी होगा यार, सोचो। तो बोलता ना कि खानदान का असर पड़ता है, जेनेटिक्स का असर पड़ता है, अनुवांशिकता का असर पड़ता है। तो खैर कोशिश मत अपने आप को, जो हुआ सो हुआ, अपने से अब से जो है अपने आप को इतना बना लो कि आने वाली नस्ल को हम पूरा फुल्ली दे सकें, ताकि वो कम उम्र में बहुत कुछ सीख सके। तो ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। कमर जहाँ की तालीम और तदरीस के बारे में बताइए कि इनमें से कैसे तालीम वगैरह हासिल किया, और तदरीस मतलब वही पढ़ाया वढ़ाया कैसे। कमर जहाँ की इब्तदाई तालीम उनके आबाई वतन बुजुर्ग द्वार में हुई। इसके बाद वो पटना चले गई, वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में महिला कॉलेज में दाखिला लिया, कहाँ महिला कॉलेज में दाखिला लिया, इंटर ऑनर्स में उर्दू MA किया और PhD भी किया वहाँ से। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज में चला गया, लेक्चरर हो गया। तो पहले महिला कॉलेज में वो क्या किया, इंटर में दाखिला लिया, इंटर में दाखिला लेने के बाद इंटर ऑनर्स में उर्दू में MA किया और PhD वहीं से कर लिया महिला कॉलेज में, PhD हासिल वहीं तक हासिल किया। PhD पोस्ट PhD होता है ना जी, हाँ PhD जो हासिल करता है डॉक्टर, इसलिए तो डॉक्टर लग गया इसमें डॉक्टर लगता है, डॉक्टर कमर जहाँ PhD लगने के बाद डॉक्टर का डिग्री मिल जाता है उसको, डॉक्टर नहीं होता लेकिन डिग्री मिल जाता है। अब उसके बाद उसको सुंदरवती महिला कॉलेज में भागलपुर में उर्दू लेक्चरर में हैसियत से आपका तकर्रुर हुआ, यहीं से उनके तदरीसी कैरियर का आगाज शुरू हो गया, मतलब पढ़ाने उड़ाने का लेक्चरर शुरू हो गया। कहाँ से, महिला कॉलेज भागलपुर से। अच्छा वही पढ़ाया भी नहीं, देखो सुंदरवती पटना यूनिवर्सिटी अच्छा महिला कॉलेज यहाँ भी है, अच्छा सुंदरवती अलग है, पटना ये पटना कॉलेज में पढ़ी और क्या है भागलपुर में जो है लेक्चरर हो गई, वहीं से शुरू हो गया इनका पढ़ाने वढ़ाने का काम। फिर आपका तबादला हुआ सुंदरवती कॉलेज से भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा में हो गया, अच्छा भागलपुर यूनिवर्सिटी में हो गया, अब मतलब अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला गया, ऊपर होता ना। और तरक्की की करके कमर जहाँ सदर शोबा हो गया, और सदर शोबा उर्दू का जो है सदर बन गया, उर्दू विभाग का सदर बन गया,
समझ सकते, चेयरमैन, चेयर बन गया, हाँ चीफ बन गया बोलते हैं, या तो प्रेसिडेंट बोलते हैं सदर को। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अफसाना निगारी भी करते रही। सोचो पढ़ाने के साथ साथ अफसाना भी लिखने लगी इन्होंने। और आपकी कई तनकीदी तसानीफ भी जारी है, यानी तदरीसी तख्लीक के अमल पे दोनों साथ साथ हुए। अब इतना लिखे काफ़ी है, उन्होंने क्या क्या लिखा उतना बताना, मैंने बताना कि कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया, कि कहाँ कहाँ तक गई। तो बहुत मोटिवेटेड लगता है यार इन लोग को बातें सुनकर, तो भाई बहुत मोटिवेशन लगता है कि काश सबको मिल गया होता तो आज तो बहुत तरक्की कर लिया। तो ये सब कुछ कुछ मिलते हैं जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, ये आपको किताब में ही पढ़ने को मिलता है, इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, खोजना पड़ेगा मुश्किल से, किताब में ही पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। निगार अजीम की शख्सियत का शुमार उर्दू के अहम तरीन खातून अफसाना निगार में होता है। ये खातून है भाई साहब, तुमको अगर खातून नहीं लगता तो तुम अपना शक दूर करो। निगार अजीम, इनका असल नाम मलका मेहर नगर, खातून है। तो निगार अजीम की शख्सियत का शुमार उर्दू के अहम तरीन खातून अफसाना निगार होता है ना जो अफसाना लिखता है, जैसे कमर जहाँ, तो मतलब मशहूर अफसाना निगार में अगर नाम आ जाए तो इनका नाम आना बहुत लाजमी है, ठीक है ना। उन्होंने अपने अफसानों में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल हयात को फनकारी के साथ पेश किया। मतलब मौजूदा दौर में क्या मसाइल आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको जब फनकारी टाइप से, मतलब फनी टाइप से, फनी मिजाज से, मतलब एंटरटेनमेंट टाइप से जो है ये किया है, पेश करता है। ख़ास तौर से औरतों की मजलूमियत और उनके मसाइल नुमाया तौर पर सामने आई। मतलब ये जो है निगार अजीम है, जायज़ बात औरत है, तो औरत की मुसीबत को औरत नहीं बताएगी तो कौन बताएगी, वो चूँकि वो ज़्यादा समझेगी उनको क्या शोषण किया जा रहा है, लोगों के द्वारा कैसे उनको सताया जा रहा है। तो ही बोला गया औरतों की जो मजलूमियत है ना, जो जुल्म किया जाता है औरतों पे, उस पर इनका खास तवज्जो रहा है जी। और जिससे आज की औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला मिलता है। भाई साहब आज जो आप औरतें पढ़ती हैं निगार अजीम के बारे में, सोचो कोई लड़की होगी जो सोचती होगी, आप सोचो इसके पहले कमर जहाँ के बारे में पढ़े थे, वो कहाँ थी, अपना गांव में पैदा हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ी, फिर भागलपुर चली गई। तो एक लड़की होकर इतना कुछ कर सकती है, तो उस समय अभी ना 1951 की बात है, अभी तो आराम से कर सकते हैं, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, यहाँ ढेर सारे टीचर्स हैं पढ़े हुए, समझाने वाले ढेर सारे हैं, है ना। तो भाई समझ सकते हैं, तो इनसे औरतों को ना एक क्या बोलते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को एक हौसला मिलता है कि आई कैन डू, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना। निगार अजीम का अफसानी मजमूआ गहन उसकी जिंदा मिसाल है। मतलब इन्होंने गहन जो लिखा जिंदा मिसाल है। उनके अफसानों में किरदार निगारी और मौजूआत दोनों अहम होते हैं। देखिए तो ये सब लिखना आपको है। देखिए मैं समझा रहा हूँ इतना इसलिए ताकि आपको थोड़ा दिमाग में जाए बात, और जब दिमाग में बातें जाएगी तो कुछ ना कुछ आप लिखिएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, टाइम तो लगेगा लेकिन ध्यान सुनिए, ठीक है ना, अभी लंबी है। सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखी। सिर्फ अफसाना दास्तान और नावल की मुख्तसर तरीन है। अफसाना मतलब कहानी, अफसाना मतलब कहानी। सिर्फ अफसाना के दास्तान, अफसाना दास्तान पर नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल है। नावल होता है किसी की ज़िंदगी से शुरू से लेकर आखिर तक बताना, मतलब कब पैदा हुआ, अब पैदाइश से लेकर के उसकी ज़िंदगी में हर एक पहलू, डे बाय डे, साल बाय साल, महीना महीना, पूरा मौत तक, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखा जाना एक आदमी के बारे में, एक सिवाने हयात इतनी मोटी, वो हो गया नावल। और तो नावल पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अफसाना जो है उन्हीं नावलों में से किसी एक वाक़या को उठा के पेश कर देना। जैसे मान लेते कि हमारी पैदाइश हुई जो भी और इंतकाल, तो जो उतना लंबा चौड़ा कोई आदमी थोड़ी नहीं पढ़ेगा, तो एक घटना, एक वाक़या जो पेश कर देना, तो वही उसी को बोलते हैं अफसाना, ठीक है ना, एक वाक़या को पेश कर देना। तो मुख्तसर तरीन शक्ल, मतलब मुख्तसर तरीन, नावल तो बहुत तवील है ना, बहुत लंबी है नावल, लेकिन ये क्या है, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर भी नहीं, मुख्तसर तरीन है, समझे। आगे बालफ्ज़ दिगर मुख्तसर कहानियों को ही फ़नी एतबार से अफसाना कहते हैं। मतलब कहने को अगर बोला जाए, यूँ ही लफ्ज़ में बोला जाए तो फ़नी एतबार से कहानियों को पेश करना ही अफसाना कहा जाता है। और अफसाना पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है, थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा सा घुसाता ताकि थोड़ा मज़ा आए पढ़ने वालों को। उर्दू में अफसाने ने की रिवायत नावल की बनिस्बत जदीद है। मतलब नावल, उर्दू में अफसाने की रिवायत नावल की बनिस्बत जदीद है, मतलब नावल से नया है, नावल पुराना है, नावल की बनिस्बत जदीद मतलब क्या होता है, नया, ठीक है ना। नावल में किसी शख्स की ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी होती है, वही किसी शख्स की ज़िंदगी का मुकम्मल अक्कासी होता है, मुकम्मल चित्रण करते हैं, पैदाइश से लेकर इंतकाल तक मुकम्मल ज़िंदगी की अक्कासी, मुकम्मल मतलब पूरा कंप्लीटली, अक्कासी होता है मतलब उसकी ज़िंदगी का चित्रण होता है जो लिखते हैं किताब में।
जबकि अफसाना में किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया था। अब किसी ज़िंदगी में एक कोई वाक़या हुआ, एक पहलू उसको पेश कर दिया, वो अफसाना हो गया, है ना। जैसे आपने पढ़ा था अफसाना यहाँ पे, जैसे आशियाना, तो आशियाना भी आपने देखा, भाभी जान में देखा, आया मिलने के लिए अक्सर, तो बातचीत हुआ, थोड़ा सा वाक़या हो गया, उसको पेश कर दिया। तो अब एक दो दिन की बात है, अब पूरी ज़िंदगी नॉवेल कहा जाएगा। एक दो दिन की जो बात है, हुआ, चित हुआ, थोड़ा वाक़या हुआ, उसको बोलते हैं अफसाना, और इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। अफसाने को हम एक नशिस्त में पढ़ लेते हैं, जबकि नॉवेल के साथ ऐसी बात नहीं है। एक नशिस्त में मतलब एक जिल्द में 3-4 पन्ना है, पढ़ लिए, लेकिन नॉवेल ऐसी बात नहीं। नॉवेल मोटी मोटी किताब होती है जी। नॉवेल से पढ़ने के लिए कई नशिस्त दरकार होते, कई नशिस्त, कई जिल्द बोले तो। आज की तेज़ रफ्तार मशीनी ज़िंदगी में अफसाना के ज़रिए मसाइल को समझना निस्बतन आसान हो गया। मतलब ये हो गया कि आज इतना तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी जा रही है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई नावल कौन पढ़ेगा भाई इतना लंबी चौड़ी, इसलिए अफसाना, है ना, अफसाना पढ़ लेता है, छोटी कहानी हो, है ना। तो ये देखो क्लियर है। अफसाना के बारे में तो लिख दीजिएगा, अगर आगे तो लिख दीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसको ग्रीन जोन में तो नहीं रखूँगा, लेकिन येलो जोन में ये है, ऑलरेडी दिख रहा होगा येलो जोन में ये, तो आप पढ़ लीजिए। पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तस्करा बहुत हो रहा है। अच्छा 10 नहीं भी लिखें चलेगा, कई सालों से लिख दें, कई सालों से, 10 का बहुत दिन से हो रहा है। पूरी दुनिया में गुज़श्ता कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तस्करा बहुत हो रहा है ना, बहुत चर्चा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग हर साइंस में पढ़ रहे हैं, सोशल में भी पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। और आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन गया, पूरी दुनिया पे एक गंभीर मसला बन चुका है जी, और चैलेंज भी बन गया है। मतलब चैलेंज हो गया कि लोग इसको अपने में काबू नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है, चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसाइल पर फिक्रमंद है, जितने सारे साइंसदान हैं, जितने सारे साइंटिस्ट हैं, है ना, उस सब इस पर सोचो फिक्र में मशगूल है, एकदम परेशान है, लेकिन इसका मसाइल का हल नहीं निकल रहा, ठीक है ना। इस मसाइल पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला हुआ इस मामले पे। साइंसदानों में जितने दुनिया के जितने सारे साइंसदान हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएनओ हो गया, अमेरिका, जर्मनी, अक़वाम मुत्तहिदा, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ख्यालात हुए, और इससे मुदाफ़त के लिए उन ममालिक में कई अहम अक़दाम उठाए गए। मतलब बड़े बड़े जो मुल्क हैं, उन मुल्कों के लोगों ने क्या किया, एक मतलब बैठक बुला, यूएनओ हो गया, जो भी मतलब सोच फिक्र कर रहे हैं उनके बड़े बड़े साइंसदान, और सोचने के बाद कुछ अलग अलग तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं कि गाड़ी में इस तरह से इंजन यूज किया जाए ताकि पॉल्यूशन ना फैले, है ना। मेन पॉल्यूशन ही नहीं फैले, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। फिर पेड़ को काटा जाए नहीं, पेड़ को काटिएगा तो फिर और ज़्यादा मुसीबत होगा। पेड़ को कैसे बचाया जाए, पेड़ अगर काटते हैं तो उसकी जगह पे और पेड़ लगा दें ताकि वो उसका भरपाई हो सके हमारे आने वाली नस्ल को। तो ये सब जो है बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। देखिए बातों को जब समझिएगा ना तभी आपको लिखने आता। हाँ, जो बच्चा को बात बनाने आता है ना, बात बनाने आता है आप लोग को, नहीं आता है, आएगा। कितना बोलते हैं, फटाफट घर में बोलते रहते कि नहीं, इसको भी ऐसे ही लीजिए कि हमको कैसे बोलना है। तो कैसे होगा, जब तक थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन से जादुई मंत्र बताया। देखिए नागालैंड के दीमापुर में मुनक्किद हुआ था बालो ज्ञान कांग्रेस। आलमगीर शोहरत याफ्ता, पूरी दुनिया पे मतलब वैश्विक आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान, साबिक जमहूरिया मतलब पूर्व राष्ट्रपति भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से, मतलब खुसूसी से मेहमान गया था, विशेष अतिथि के हैसियत से तकरीर कर रहा था, भाषण दे रहा था। तलबा को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक जादुई मंत्र बताया था। अच्छा आप बोले से इतना लंबा कैसे लिखे, जैसे सिंपल लिखते। ऐसे बेसिकली ये शायद 2 नंबर वाले पूछ लेता है जी, ठीक है ना। बेसिकली ऐसा इतना लंबा नहीं पूछता है, सब लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने ये बताया कि ये जादुई मंत्र बताया कि अगर 10 साल से 17 साल की उम्र वाले में लाख यहाँ पर छोड़ गया, 10 साल से 17 साल की उम्र वाले में कितना 10 लाख लिखा है क्या, बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें। अच्छा 10 साल से 17 साल की उम्र के वाले यहाँ पे कुछ है, कितना लाख तो है जी, 10 लाख या कितना लाख तो यहाँ पे है, ठीक है ना। कि अगर 5-5 दरख्त लगा दें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसला महफूज रह सकेंगे। समझ में आया। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही जरिया है, वो भी क्या, दरख्त को लगाना, है ना। आज दरख्त लगता है, बस एक दरख्त लगेगा और फोटो वायरल होगा। अभी मैंने देखा परसों तरसों शादी हुआ
मतलब शादी हुई और शादी से जो लड़की विदा होती ना, तो एक पौधे को रोक के विदा हो रही, तो हमको बहुत अच्छा लगा सीन। हाँ, तो लेकिन वो पौधा रहे, अच्छा रहे, लेकिन लोग रखते कहाँ है। और लेकिन ज़्यादा सब वायरल होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, ठीक है ना। चलो तो खैर, कम से कम काम तो हो रहा, वायरल हो जाए लेकिन काम तो होना चाहिए। सर सैयद की हालत ज़िंदगी पर रोशनी डाली। देखिए ये ग्रीन जोन में डाला मैंने, एकदम ग्रीन जोन है, इसको ना एकदम हाईलाइट कर लो अपने कॉपी में, इसको बार बार पढ़ो। जो मैंने ग्रीन जोन में डाला है बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन जोन में है, देखिए ग्रीन है, दिख रहा ना ग्रीन। सर सैयद की पैदाइश जो है 1718 को दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम मीर तकी मीर था। उनकी वालिदा अजीजुन्निसा बेगम बहुत जी शऊर खातून थी, बहुत जहीन खातून थी। सर सैयद के क्या है मौरिस शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। मौरिस पता नहीं क्या लिखा हो यार, सर सैयद के आबाओ इजदाद लिख दो शायद, आबाओ इजदाद लिख दो यहाँ पे, है ना। आबाओ इजदाद, सर सैयद के आबाओ इजदाद जो है शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। शाहजहाँ जब चल रहा था बादशाह, है ना, मुगल बादशाह, और मुगलिया हुकूमत के बड़े ओहदे पर फायज हो गए, मतलब बाहर जाता मुगल हुकूमत के बड़े ओहदे पर फायज हो गए थे। उनके ख़ानदान इल्मी और मजहबी था। सर सैयद की तालीम और तरबियत में उनकी वालिदा का बड़ा हाथ था। तालीम से फरागत के बाद सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार किया। मुलाजमत से वो कामयाबी के साथ साथ सबकदोश के बाद सर सैयद ने अलीगढ़ में कौम की तालीम के लिए MA कॉलेज खोला, जो है ना, MA कॉलेज खोला। आगे चल कर वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, MA मुस्लिम MA कॉलेज है ना, MA कॉलेज खोला वही तालीम को बढ़ाने के लिए। और अभी जो हम लोग बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो आगे मशहूर हो गया। सर सैयद ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और तादम आखिरी कौम, मतलब तादम मतलब ज़िंदगी भर, मतलब तादम मतलब एकदम उम्र तक, आखिर कौम की तालीम इल्मी व अदबी खिदमत में मसरूफ़ है। मतलब लोगों को इल्मी और अदबी खिदमत जो देते रहे। देखिए ये दो, ये भी देखिए ग्रीन जोन में मैं डाला। जो ग्रीन जोन में जो भी डाला हुआ है इसको देख लीजिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट उसको नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। बोलिएगा सर स्क्रीनशॉट नहीं दिए आप, ठीक है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो ओके। आगे तो इसको भी स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मन भर जाएगा तुम्हारा। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो अदब दरअसल एक खास किस्म का तहरीक है। मतलब क्या है तहरीक, आंदोलन समझते हैं ना, हाँ तहरीक है, मतलब अदब करो, अदब करो, इज्जत, इज्जत को ही बोलते हैं अदब, मतलब इज्जत। तो और अदब का सिर्फ एक खास असलूब ये है कि एक खास मवाद भी है, यानी अदब की खास खामोसाइल जो भी हो, मगर तख्लीक की शक्ल में इसका एक मखसूस मौजू भी है और हैयत भी है। बल्कि यूँ कहे कि अदब के साथ खास खास मौजूआत और हैयतें हैं जिनका इजहार कुछ मुतय्यन अज़ाफ़ में होता है। चुनांचे जो कुछ उन अज़ाफ़ में लिखा जाए वही अदब है, और जो कुछ उनके अज़ाफ़ में बाहर हो उनका अदब। उन चीज़ों की पहचान और इदारा को ही अदब कहते हैं। बड़े हार्ड वर्ड लिख दिया जिसमें जी, बड़ा हार्ड वर्ड लिखा हुआ। देखो इसको तुम, इस क्वेश्चन को तुम कॉपी कर लो क्वेश्चन को, और तुम्हारी किताब में अगर कुछ ऐसा सहल जबान है तो तुम इसको देख लेना, ठीक है ना। आगे देखो, भीमराव के हुसूल तालीम पर खर्च कीजिए 5 जुमले लिखी। तो इतना छोटे 5 जुमला हुआ कहाँ ही लेता, 5 जुमला नहीं हुआ, चलो ठीक है लिख लो। ये ग्रीन जोन में नहीं है। भीमराव उनसे जवाब है, छूट गया क्या जी, या तो छूटा है। 1912 में भीमराव ने अल्फिंस्टन कॉलेज से BA पास किया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो बड़ौदा ईस्ट से वजीफ़े पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए, ठीक है ना। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात में PhD किया वाह, और दाखिला लिया, और उनके साथ बैरिस्ट्री किया। और इसी साल वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की तैयारी शुरू। मतलब बोला जाता है भीमराव अम्बेडकर जो बाबा साहब थे ना, भीमराव अम्बेडकर, उनको कई ज़बान आती थी, कई ज़बान वो जानते थे, इसलिए तो उनको कानून का जो है क्या बोलते हैं, कानून के फादर बोला गया, फादर ऑफ संविधान के जो पिता बोला गया, इसीलिए तो भीमराव के बारे में लिखना है आपको। और देखिए भीमराव से तो बहुत, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या मिल सकता भाई भीमराव से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई मोटिवेशन दिखता नहीं है कि इनको तो बच्चे में इतना छुआछूत वाला मामला चलता था, फिर भी देखो कहाँ उस ज़माने में 1891 में इनकी पैदाइश था, 1891 में। उस ज़माने में इतनी गुर्बत होने के बाद भी इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किया। सोचो भाई, आज तो सब कुछ है लेकिन नहीं जा पा रहा, हिम्मत नहीं है किसी इतना जाके पढ़ ले। आज आदमी पढ़ने नहीं जाता है, सोचो कितना पढ़ाई किया,
उस ज़माने, ऐसा ही पूरा भारत का कानून ने लिख दिया है। देखिए ग्रीन जोन में आ गया ये वाला, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो ग्रीन जोन वाला है। भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान कीजिए। ओके, देखिए आईनी खिदमत मतलब समझ रहे, कानून की खिदमत के बारे में बोला जा रहा। भीमराव अंबेडकर ने मुल्क कौम की अहम खिदमत अंजाम दिया, मुल्क का, कौम का, इसलिए उनका समार जदीद हिंदुस्तान के मेमारुम होता है। हिंदुस्तान का जो जदीद मेमार है, हिंदुस्तान के रचनाकार जिसको बोलते हैं, मेमारुम होता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है, जो उन्होंने जो भी काम किया ना, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है ना। वो इल्मी सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो मुल्क के आइन साजी का मरहला पेश आया, मतलब जब मुल्क आज़ाद हुआ तो आइन साजी मतलब संविधान बनाने का जो है मामला पेश आया। मरहला मतलब चरण, मरहला मतलब चरण पेश आया, चरण हुआ मतलब कानून बनाने का जो चरण शुरू हुआ। और तो आयन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी में भीमराव अंबेडकर के सदर बनाए गए। जो संविधान दस्तूर साज कमेटी, वही संविधान संगठन क्या होता है, संविधान संगठन कमेटी आयोग होता है, तो उसका जो है एक सदर बनाया गया, सोच लीजिए सदर बनाया गया। और उन्हीं की सदारत में मौजूदा आइन हिंदुस्तान की मुकम्मल हो चुकी है। और उन्हीं की सदारत में, सदर समझते हैं किसको बोलता है? सदर जो है सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला है ना, हर एक बात को कैसे लिखेगा उसको सदर बोलते हैं। सदर हर कोई नहीं बोलता है, लेकिन इनको देखो बनाया गया। हालांकि इनसे बड़े बड़े भी लोग थे उस समय, लेकिन उतना पढ़े लिखे नहीं थे। बड़े हैं तो कब पढ़े रहना जरूरी है ना, इसको बोलता है पढ़ा लिखना। देखिए कितना सवाल हुआ, ग्रीन जोन में 4-5 सवाल है जी, जिसको देख लीजिएगा। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ है। उर्दू की नसर अदब में ड्रामा भी एक अहम सिनफ है। नावल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी, जिस तरह नावल उस तरह ड्रामा भी है। नावल को बोलता है, ड्रामा भी लंबा चौड़ा चलता है। जैसे सीरियल क्या है, ड्रामा है ना जी, कैसे चलता है, 2-2 साल तक चलता है सीरियल, पूरा घर के कहानी डे बाय डे, वैसे ये हो गया। जिस तरह नावल में किसी मुआसरे या खास माहौल पर सवाल कहानियों की शक्ल में मुख्तलिफ ज़वाय पर रोशनी डालते हैं, उसी तरह ड्रामे में भी एक तवील कहानी पेश किया जाता है। जिस तरह नावल ड्रामा को अटैच कर देना है, तवील कहानी पेश की जाती है और किरदारों के जरिए इसके नकलो हरकत में मुआसरे और माहौल की अक्कासी, मतलब वही माशरा माहौल का क्या हालत है, घर के क्या बातें हैं, वो सब बताया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ड्रामा में स्टेज होता है, ड्रामा में एक स्टेज बना होता है, स्टेज पे आइए उतने में ड्रामा कीजिए। और क्या होता है नावल में, क्या होता है, स्टेज है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, पूरी ज़िंदगी है ना। और स्टेज ड्रामा जब होगा तो स्टेज पे ही होगा, है ना, स्टेज पे शो करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे होता ना। चलो ये हो गया। आगे देखो, सूरज गहन और चांद गहन में क्या फ़र्क है, तारुफ बयान कीजिए। तो ये तो ग्रीन जोन में नहीं डाला हुआ जी, देख लीजिए। चलिए तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना जी, ज़्यादा नहीं रहेगा आपका टेंशन। देखिए सूरज गहन और चांद गहन का कायनात में पेश आने वाला एक जोग्राफियाई वाक्य। क्या जोग्राफिया मतलब समझते हैं ना, सवाल भी आता है कैसा वाक्य, जोग्राफियाई मतलब भौगोलिक वाक्य है, भौगोलिक घटना है। इसकी सूरत यूँ होती है कि सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर, जुज़वी मतलब थोड़ा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, अस्थायी बोलते हैं ना, जुज़वी अस्थायी, या मुकम्मल तौर पे मतलब थोड़ा सा या पूरा, है ना, पर्दा पड़ जाना। मतलब सैयारा या सितारा का, सैयारा या सितारा पर, चाहे सैयारा मतलब ग्रह, सितारा बोलते हैं किसको, सितारा बोलते, तारा को सितारा बोलते हैं, है ना। तो वही बोला गया सितारा सितारा, तो हम लोग को मेन तो सैयारा ही जानते हैं ना, जो सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूरज ग्रहण, तो सूरज क्या है, सूरज एक प्रकार क्या है, सूरज एक तारा है, और चंद्र क्या है, सैयारा, मतलब जेली सैयारा है, उपग्रह तो सैयारा ही बोलते हैं। तो सितारा सैयारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पे, थोड़ा देर के लिए या पूरे अगर पर्दा पड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गहन बोलते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के गहन का वास्ता करना पड़ता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। हम जो ज़मीन पे जो रहते हैं ना, तो दो तरह का गहन वाबिस्ता होता है हम लोग, लेकिन आसमान में ये सब घटनाएँ होती रहती हैं। हम ज़मीन पे 2 ही चीज़ देखते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अच्छा गहन हो या ग्रहण हो सेम बात है ना, ग्रहण गहन वही है। जब चांद का साया सूरज पड़ता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है। जब चांद का साया सूरज पड़ेगा, जब चांद का साया सूरज पड़ेगा तो क्या होगा, सूरज ग्रहण होगा। और जब सूरज का गहन चांद पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो चांद यहाँ पे होगा, चांद गहन हो जाता है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। आगे देखें, उर्दू में नावल निगारी पर एक मजमून लिखिए। बहुत लंबा है यार, तो मैं इसको स्क्रीन घुमा दूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लंबी वीडियो हो जा रही है। देखिए मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लेना यार, बहुत लंबी है ये,
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत लंबी है ये। चलो ये ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। गालिब ने अपने खुतबे में किन बातों का इजहार किया? देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फास्ट में, है ना, और पढ़िए इसको। शाहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए, लिख लीजिएगा। आगे देखें, ये लो भाई साहब नज़म। इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा, 5 किस नज़म है भाई? ओ भाई साहब इसको मैंने ग्रीन कर दिया। इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। इंडिया गेट, इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ बोला 5 जुमले लिखना है। चलो क्या बोला इस नज़म में? शायर कहते हैं कि दिल्ली में मौजूदा इंडिया गेट अगर एक तरफ हिंदुस्तान की अजमत रिफ्ता की अलामत है, रिफत होना चाहिए, अजमत होना चाहिए, अजमत रिफत की अलामत है, तो दूसरी तरफ हमें यही इंडिया गेट हमारी गैरत को भी बेदार करता है ना। इंडिया गेट देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे भारत का शान है इंडिया गेट। लेकिन फिर सोचे दूसरी तरफ ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, मतलब याद आता है, गुलामी याद आ जाता है। भारत एक बार गुलाम भी था, है कि नहीं? इंडिया गेट देखने के बाद क्या होता है, गुलामी की भी याद आती है और फख्र भी करते हैं, हमारा भारत में इंडिया गेट है, ठीक है। और इसी अजमत में क्या बोलते हैं कि अपनी अजमत हासिल करने के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ता है। सर अगर हमको अजमत हासिल करना है तो किसके मोहताज हो रहा है? गैरों का, क्योंकि गैरों ने बनाया ना इसको। इंडिया गेट किसने बनाया? गैरों ने बनाया, मतलब अंग्रेजों ने बनाया। तो अपनी अजमत हासिल करने के लिए कि गैरों का मोहताज होना पड़ रहा, एक चीज़ ऐसे पता चलता है। और इंडिया गेट दरअसल अंग्रेज़ों की गुलामी की अलामत है और इस गुलामी के दौर की हमें याद भी दिलाता है, जिसकी तामीर अंग्रेज़ों ने हमारे ही खून पसीनों की कमाई से किया। बिल्कुल हमारे खून पसीनों की कमाई की। ये हिंदुस्तान के लिए अलमिया है कि गुलामी की अलामत को हम अजमत रिफ्ता कहते हैं, अजमत रिफत होना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान का क्या है, हिंदुस्तान सोचता है जो कि हमको बहुत अजमत रिफत मिल रहा इंडिया गेट से। अजमत रिफत नहीं, बल्कि वो हमको इंडिया गेट देकर गुलामी याद दिला दे रही है। क्या जी? गुलामी याद आ रही है। चलो भाई देखो, इसको देख लो। परवेज साइदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए, हो गया। निदा फाजली की शायरी के बारे में लिखिए 5 जुमले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है, लो गालिब की हालत पर रोशनी डाली, एकदम ग्रीन जोन में है। जो ग्रीन जोन में डाले हैं उसको 100% पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बाकी पीला वालों को भी पढ़ लीजिएगा। हम स्क्रीन को घुमाते हैं, देखिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो वीडियो रोक के ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट लो। 5 नंबर का सवाल है जी, हो गया। नसीम की मुख्तसर सवाल बयान कीजिए, नॉर्मल सा, तो उतना तो नहीं पूछेगा। चलो ये देखो, ये है नजम। अब आपको खुद से लिखना है यार, खुलासा वगैरह, ठीक है ना। जो मैंने ग्रीन जोन में डाला है, देखो खुलासा मैंने 5 खुलासा मैंने यहाँ पे गेस किया है, देख लीजिए। मुनाज़िर फितरत, नौजवान है, खंभा, संदूक और सूरज घोड़ा। इसमें जो ना ये दोनों जो रोशनी का है, और इस रोशनी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन फिर भी दोनों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और इसको भी इंडिया गेट नहीं आएगा इस बार, क्योंकि आ चुका है वो, है ना, तो ये देख लीजिएगा, हो गया। उसके बाद देखो मज़ामिन के बारे में बोला सर, ये बताइए मजमून बताइए। देखिए यहाँ पे ग्रीन पीला दिख रहा, ग्रीन जोन और पीला जोन दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, कौन कौन दिख रहा है? ग्रीन पीला, ग्रीन और पीला, देखिए ध्यान से। ग्रीन देखो, मुहर्रम और लाइब्रेरी एकदम ग्रीन जोन में है, बहुत ज़्यादा चांसेस। ऐसे तो आपको 5 मज़ामिन मिलेंगे, 5 जुमला में मजमून मिलेगा, 5 में से एक ही लिखना है। तो हो सकता है उन 5 में ये दोनों छप जाए, ठीक है। तो पहले ये दोनों देख लेना, उसके बाद टेलीविज़न भी देख लेना। ये सब येलो में है लेकिन देख लेना, इस दोनों पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, ठीक है, दोनों पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। यौम जमहूरिया, कंप्यूटर की अहमियत, महात्मा गांधी और सफाई, ठीक है, समझ में आ रहा। ये दोनों पे ज़्यादा अहमियत देना है। अगर और इसके बाद सर, इसके बाद किसको देख ले ध्यान से, तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो इसको देख लो, और टेलीविज़न को देख लो, और सफाई को देख लो। तो बोलिएगा सर पूरे दीजिए, देखिए ये मतलब आपको 5 ही देगा ना, मिल जाएगा इसमें से। चलो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, है ना, हमें पॉजिटिव उम्मीदें रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह आ जाए तो भाई छप्पर फाड़ का नंबर लिखेंगे। जो मैंने यहाँ पे गेस करवाया बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिश करें पढ़ने के लिए। और गेस होता है, ऐसा नहीं कि एकदम छप जाए, दावा नहीं कर रहे हैं हम कि छप ही जाएगा, लेकिन गेस है, अनुमान है। तो क्या दिक्कत है अगर इसी बहाने से हम पढ़ तो ले रहे हैं ना, और इसी टाइप का कुछ सवाल आ गया तो कुछ तो लिख देंगे। जैसे कमर जहाँ के बारे में आपने पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा, अगर वो नहीं आया तो कुछ दूसरा सवाल आ गया कमर जहाँ के बारे में, तो क्या दिक्कत है, इसी को मिला उला के लिख देंगे उसमें। अरे नॉलेज तो होगा ना, हम वहाँ पे लिख तो देंगे। इस बात को ऐसे सोच के आप पढ़ोगे, ठीक है। कभी मत बोलो सर ये वही आ जाएगा, यही वाला आएगा, चलो पढ़ते यही वाला आएगा।
आपको मैंने बताया तो मेरा पॉजिटिव रखिए और उसको पढ़िए। डैट्स ऑल। कैसे लगे वीडियो नीचे कमेंट करना। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। क्लास पे जुड़े गए हैं तो चैनल पे भी जुड़ जाइए। और वीडियो को लाइक वाइक तो करना मत भूलिएगा, लाइक करके जाइएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके अंदर आपके पास जितना भी मोबाइल में व्हाट्सअप है, स्टेटस में लगाइए, सब लोग अपना वीडियो को स्टेटस में लगाइए प्लीज़, और अपने ईमानदारी पूर्वक लगाइए और दोस्तों को पर्सनली सेंड भी कीजिए। बोलिए भाई देख लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपके जरिए से उनको भी जो है इस्लाह हो जाएगा और इमदाद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो क्लास करते हैं। डैट्स ऑल। थैंक यू फ्रेंड। खुदा हाफिज़।